सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो ऑल इन वन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कृषि चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग कृषि को जानेंगे कि कृषि क्या है, नहीं है, ठीक है। तो यह भूगोल का चैप्टर नंबर 2 है, कृषि, ठीक है। तो आज हम लोग कृषि के फर्स्ट पार्ट को जानेंगे और फिर अगले वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें सेकेंड पार्ट को जानेंगे, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आपका टॉपिक आज का है कृषि। क्या है? कृषि। तो आज हम लोग इसी छोटे से कृषि को बड़ा कृषि बना करके समझेंगे, ठीक है। और आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रोसेस पर। तो चलिए हम कृषि चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो कृषि चैप्टर जियोग्राफी भूगोल के चैप्टर 2 जो है वह कृषि है। क्या है? कृषि है। तो इसी कृषि को आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं कृषि को। तो पहले आप लोग समझिए कि कृषि क्या है, समझे। तो पहले हम लोग मतलब कि कृषि पढ़ रहे हैं तो पहले जानेंगे ना भाई कि कृषि क्या है, ठीक है। तो कृषि को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है भूमि पर मानव के द्वारा प्रारंभिक उद्देश्यों से, मतलब प्रारंभिक उद्देश्यों से मतलब जो अपना प्रारंभिक पूर्ति जो करते हैं उनके उद्देश्यों से, जैसे भोजन, कपड़ा व ईंधन। मतलब सबसे पहले आप लोग क्या चाहते हैं बताइए। अगर आपके शरीर में सब कुछ है, कपड़ा नहीं रहता अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या समझिएगा कि भोजन पहले सबसे मतलब सबसे पहला मेन टॉपिक क्या है आपका? भोजन। तो पहले भोजन होगा तब तो पेट भरेगा, ठीक है। तो पहले भोजन चाहिए, उसके बाद कपड़ा चाहिए, उसके बाद ईंधन चाहिए, ठीक है। मतलब पहले भोजन हो जाएगा, उसके बाद कपड़ा होगा, उसके बाद ईंधन होगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं, ठीक है। तो आप लोग यह समझिए कि भूमि पर मानव के द्वारा प्रारंभिक उद्देश्यों जैसे भोजन, कपड़ा व ईंधन आदि की पूर्ति के लिए, मतलब पूर्ति मतलब उन सभी चीज़ों की पूर्ति के लिए भूमि को खोदकर अथवा जोतकर, मतलब खोदकर मतलब खेतों की जो हम लोग जुताई करते हैं उसी को खोदकर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो पूर्ति के लिए भूमि को खोदकर अथवा जोतकर तथा बीज को बोकर, मतलब बीज को हम लोग बोते हैं ना, जैसे हम खेत को पहले जुताई करते हैं उसके बाद उसमें बीज को बोते हैं, उसमें उसके बाद बीज को बोते हैं, उसके बाद उसमें सिंचाई करते हैं। सिंचाई का मतलब होता है उसमें मतलब हम लोग पानी पटाते हैं तो उसी को सिंचाई बोलते हैं, ठीक है। तथा बीज को बोकर, बीज बोने के उपरांत मतलब बीज को जब हम बो लेते हैं उसके बाद व्यवस्थित रूप से फसलोत्पादन, क्या कहेंगे? फसलोत्पादन, पशुपालन आदि को आधुनिक तकनीक की, मतलब आधुनिक तकनीक मतलब क्या? पहले के जो व्यक्ति होते थे, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बैलगाड़ी से खेती होता था, ठीक है। तो पहले के जो व्यक्ति होते थे उनको मतलब बैलगाड़ी से खेती किया जाता था, ठीक है। तो आजकल के जो मतलब हो गए हैं मतलब आजकल की जो आधुनिक खेती होती है उसमें क्या आ गया है? अब आलू जो रोपा जाता था पहले तो कुदाली से रोपा जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है कि मशीन आ गया है उस सभी चीज़ों के रोपने के लिए। अब देखिए कि जैसे यहाँ पर खेत है तो क्या होता है, ट्रैक्टर आता है और मतलब इस पर उसमें आलू आप लोग डाल दीजिएगा और खेत में आलू लग जाता है, ठीक है। तो उसमें मतलब कि उतना श्रम करने की जरूरी नहीं होती है, श्रम मतलब उतना मेहनत करने का जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो आधुनिक तकनीक द्वारा अब लोग मतलब अब कृषि होने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पशुपालन आदि को आधुनिक तकनीक की मदद से फसल, फल और पशुओं के एक नए और बेहतर, क्या है? बेहतर नस्ल को प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं की जाती है उसे क्रिया अथवा एग्रीकल्चर कहते हैं। अच्छा, आप लोग एग्रीकल्चर का मतलब समझ रहे हैं? एग्रीकल्चर, इस एग्रीकल्चर के बारे में समझ रहे हैं? तो चलिए हम लोग आप सभी को बताते हैं कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग जानना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, तो चलिए समझते हैं कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। आप लोग यह कृषि समझ गए ना? कृषि मतलब फिर से एक बार बोल देते, ठीक है। भूमि पर मानव के द्वारा प्रारंभिक उद्देश्यों जैसे भोजन, कपड़ा व ईंधन आदि की पूर्ति के लिए भूमि को खोदकर अथवा जोतकर तथा बीज बोने के उपरांत व्यवस्थित रूप से फसलोत्पादन, पशुपालन आदि को आधुनिक तकनीक की मदद से फसल, फल और पशुओं के एक नए और बेहतर नस्ल को प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं की जाती है उसे क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं, या फिर उसको ही एग्रीकल्चर कहते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है। चलिए तो एग्रीकल्चर के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो कृषि अथवा एग्रीकल्चर मतलब कृषि बोलिए या एग्रीकल्चर बोलिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो देखिए एग्रीकल्चर से दो नाम आता है, मतलब दो शब्द उससे निकलते हैं, ठीक है। एक निकलता है एग्रिक और दूसरा निकलता है कल्चर, ठीक है। पहला निकलता है एग्रिक और दूसरा निकलता है कल्चर, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर से दो नाम निकले, एक था क्या था? एक है एग्रिक और दूसरा है कल्चर, ठीक है। दूसरा क्या है? कल्चर। तो एग्रिक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एग्रिक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मृदा, ठीक है। और कल्चर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जुताई करना।
तो एक शब्द में अगर हम एग्रीकल्चर को बोले तो मृदा मतलब मिट्टी की जुताई करना ही एग्रीकल्चर कहलाता है। क्या हुआ? मतलब मिट्टी की जुताई करना ही एग्रीकल्चर कहलाता है। जैसे यहाँ अतः लिखा हुआ है कि कृषि अथवा एग्रीकल्चर का शाब्दिक अर्थ मृदा का कर्षण करना, मतलब कर्षण मतलब जुताई करना। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग एग्रीकल्चर समझ गए होंगे। मतलब मिट्टी की जुताई करना ही एग्रीकल्चर कहलाता है। इससे दो शब्द निकले हैं, पहला एग्रिक और दूसरा कल्चर। ठीक है, चलिए अब आगे है आपका, आगे कह रहा है कि कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। भारत जो देश है वह कृषि की दृष्टि से एक मतलब महत्वपूर्ण देश है। ठीक है, मतलब इतना यहाँ पर जितना खेती होता है वहाँ मतलब किसी अन्य देश में उतना खेती नहीं की जाती है। तो कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। ठीक है, लगभग 70% आबादी जो है वह कृषि विभाग से जुड़ी हुई है पूरे भारत में। ठीक है, पूरे भारत में 70% आबादी जो है वह कृषि से जुड़ी हुई है पूरे भारत में। ठीक है, और बिहार की बात करें, अगर बिहार की बात करें तो बिहार की लगभग 80% आबादी जो है वह कृषि से जुड़ी है। ठीक है, मतलब बिहार के 80% आबादी जो है वो कृषि से जुड़ी है। मतलब कि मात्र 20% जो आबादी है, 20% वही सेवा क्षेत्र में है, औद्योगिक क्षेत्र में है। मतलब 10% मान लीजिए कि सेवा क्षेत्र। क्या मान लेते हैं? देखिए अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र आते हैं। पहला आता है प्राथमिक क्षेत्र, पहला क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा आता है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा आता है तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में ही कृषि आता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में ही कृषि भी आता है। ठीक है, तो कृषि मतलब पूरे मतलब बिहार में 80% आबादी जो है वो कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, 80% आबादी जो है पूरे भारत में कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि मात्र 20% आबादी जो बच गए, 80 में से 20 मतलब 20% जो आबादी बच गए, यह कहाँ जुड़े हैं? तो 10% आबादी जो है वो औद्योगिक क्षेत्र में है, मतलब व्यापारिक क्षेत्र में, और 10% आबादी जो है वह सेवा क्षेत्र में है। मतलब हमारा देश इसलिए विकसित नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सब कृषि पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, हम लोग कृषि नहीं करेंगे तो क्या होगा? मतलब खेती नहीं, अगर खेती छोड़ दिए तो क्या होगा? खेती अगर छोड़ दिए तो क्या होगा? खेती अगर छोड़ दिए तो बहुत मतलब विस्फोट होने लगेगा, समझे? अच्छा एक बात बताइए, आदमी मतलब जो आदमी है खाना कभी छोड़ सकता है? जितने आदमी हैं वो पर डे खाना खाते, खाना खाना आदमी छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता है। तो इसी प्रकार कृषि भी नहीं छोड़ सकता है। ठीक है, अगर कृषि छोड़ दिया ना तो बड़े बड़े जो नेता बैठे हुए हैं ऊपर, जैसे मुकेश अंबानी को ले लेते हैं। मुकेश अंबानी जो है, ये समझिए कि मुकेश अंबानी है। ठीक है, तो मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी किस पर निर्भर है? तो हम किसानों पर निर्भर ही रहते हैं। ठीक है, मुकेश अंबानी जी। ठीक है, तो ये किन पर निर्भर रहते हैं? तो किसानों पर निर्भर रहते हैं। अगर किसान खेती करना छोड़ दे तो ये क्या खाएंगे बताइए? कुछ नहीं खाएंगे। ठीक है, तो अब तीसरा आपका मतलब पॉइंट है कि कृषि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, कृषि जो है वह अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और चौथा है आपका पॉइंट, बिहार के लगभग 60% भूभाग पर कृषि की जाती है। मतलब बिहार में क्या है, 80% जनसंख्या कृषि कार्य से जुड़ी है, लेकिन 60% भूभाग जो है, मतलब भूभाग मतलब धरती जो है, मतलब धरती मतलब पृथ्वी जो है, ये समझिए पृथ्वी है, तो 60% जो मतलब पृथ्वी है वह कृषि के विभाग से जुड़ी हुई है। ठीक है, कृषि की जाती है वहाँ पर 60% आबादी में। ठीक है, चलिए अब अगले आगे जानते हैं कि आगे क्या है। चलिए अब हम समझेंगे कि कृषि का महत्व क्या है। तो कृषि का बहुत बड़ा महत्व है, तो अब समझते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछ दिया 2024 बोर्ड परीक्षा में कि कृषि के महत्व को लिखे, क्या पूछ दिया कि कृषि के महत्व को लिखे, ठीक है, तो आप लोग क्या लिखिएगा? तो लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत क्या है, तो ऑप्शन दे देगा कृषि प्रधान, और 3 ऑप्शन कुछ कुछ दे देगा। ठीक है, तो आपको कृषि प्रधान में टिक लगाना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ जनसंख्या का आप लोग को बताएं कि 70% आबादी जो है वह कृषि पर निर्भर रहती है, और बिहार की 80% आबादी जो है वो भी कृषि पर निर्भर रहती है। वर्तमान में इसकी संख्या घटकर 52% हो गया। क्यों हो गया भाई? पूछिए क्यों हो गया? क्योंकि अगर भाई सब कृषि करने लगे, मतलब सब खेती करने लगे हैं, तो आपका देश जो है वह विकसित नहीं होगा, विकासशील ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मतलब कुछ अभी घट गया है 52%, फिर कुछ घट जाएगा 45, 40, 30 इस पर आ जाएगा। तो मतलब हाफ, मतलब अभी क्या हो रहा है कि आधा लोग कृषि कर रहे हैं, आधा लोग औद्योगिक क्षेत्र और कृषि मतलब सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ तक समझ गए कि जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जनसंख्या का 70% आबादी जो है वह कृषि पर निर्भर रहता है। वर्तमान में इसकी संख्या घटकर 52% हो गई है। ठीक है, चलिए अब प्रमुख महत्व को जानते हैं। ठीक है, ये तो एक छोटा मोटा महत्व था, अब प्रमुख महत्व को जानते हैं। ठीक है, कृषि जीविकोपार्जन का साधन है। मतलब जीविकोपार्जन मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर समझते हैं टॉपिक कि जीविकोपार्जन। तो जीविकोपार्जन मतलब होता है कि जीने वाले मतलब जितने होते हैं, जैसे भोजन आपका क्या हो गया, भोजन क्या हो गया, भोजन, वस्त्र, शस्त्र, शिक्षा, तो इन सभी चीजों के लिए किस पर निर्भर रहते हैं लोग, कृषि पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो यह एक बहुत बड़ा महत्व है कि कृषि जीविकोपार्जन का एक साधन है। भारत में लगभग 2/3 लोग की जीविका कृषि पर आधारित है। मतलब भारत में 2/3 लोग जो मतलब है ना, उनकी जीवन मतलब उनका जीवन जो है वह किस पर निर्भर है, कृषि पर आधारित, मतलब कृषि पर निर्भर करता है। ठीक है, अब दूसरा है पशुपालन आय में योगदान। ठीक है, तो दूसरा आपका प्रमुख महत्व हो गया पशुपालन आय में योगदान। चलिए, यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग कृषि का महत्व समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए पहला दूसरा देख लिए, अब तीसरा देखते हैं। क्या देखेंगे, तीसरा, तो तीसरा हो जाएगा आपका विश्व की जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना। अब देखिए, यह जो तीसरा है ना, एकदम दमदार बात बोला है। क्या बोला है, दमदार बात बोला है। क्या कर रहा है, अगर कृषि, हम आपको बताएं कि कृषि अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, कृषि नहीं करेंगे तो आदमी भूखले मर जाएगा। क्या होगा, भूखले मर जाएगा। तो विश्व की जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कौन कराता है, तो कृषि उपलब्ध कराता है। अगर हम खेती छोड़ दिए तो मतलब सब भूखले मर जाएगा। ठीक है, तो विश्व में मतलब कि पूरे दुनिया की जनसंख्या के लिए खाद्यान्न कौन उपलब्ध कराता है, तो कृषि उपलब्ध कराता है। तो 3 नंबर टॉपिक आप लोग जान गए, 3 नंबर जान गए। चलिए 4 नंबर है कि कृषि उद्योग के कच्चे माल जुटाना, जैसे कपास, सूती वस्त्र, गन्ना, चीनी उद्योग। ठीक है, मतलब अगर हम जब कृषि करते हैं तब तो हमें कपास, गन्ना, मतलब चीनी उद्योग, गन्ना से ही चीनी बनता है। ठीक है, जूट जैसे हो गया जूट। ठीक है, तो ये सभी चीज कृषि पर ही निर्भर रहता है। ठीक है, कृषि करने पर ही कपास, गन्ना और जूट मतलब इन सभी चीजों की प्राप्ति होती है। ठीक है, 5 नंबर है कि कृषि से राष्ट्रीय आय में ही महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब राष्ट्रीय आय मतलब क्या होता है, अब राष्ट्रीय आय में भी कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रीय आय बढ़ाने में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलिए आगे समझते हैं। आगे है कृषि योग्य भूमि के प्रकार। अब समझेंगे कि कृषि योग्य मतलब खेती करने के लिए जो भूमि है उनके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो कृषि योग्य भूमि के 4 तरह की भूमि सम्मिलित की जाती है। ठीक है, कृषि योग्य भूमि के में 4 तरह की भूमि सम्मिलित की जाती है। पहला है शुष्क बोया गया क्षेत्र। क्या है, शुष्क बोया गया क्षेत्र। दूसरा है चालू परती भूमि। तीसरा है अन्य परती। चौथा है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो चलिए हम चारों के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो आपका पहला है शुष्क बोया गया क्षेत्र, दूसरा है चालू प्रति क्षेत्र, तीसरा है अन्य प्रति और चौथा है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं अब इन चारों बारे में। तो पहले है आपका शुष्क बोया गया क्षेत्र। ठीक है, तो शुष्क बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जा सकती है। मतलब जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है अथवा काटी जाती है उसे ही हम लोग शुष्क बोया गया क्षेत्र कहते हैं। इसे निवल बोया गया भी क्षेत्र कहा जाता है। मतलब शुष्क बोया गया क्षेत्र को ही निवल बोया गया भी क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये समझिए कि खेत है, तो इस क्षेत्र पर क्या हो रहा है कि फसलों की उगाई हो रही है। उगाई मतलब ये सभी फसल हैं। ठीक है, इन सभी फसलों की उगाई हो रही है। ठीक है, और इन सभी फसलों की फिर से कटाई हो रही है। ठीक है, तो इन सभी मतलब उगाई होना और कटाई होना ही शुष्क बोया गया क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब है चालू परती भूमि। क्या है, चालू परती भूमि। तो चालू परती भूमि वह सीमांत भूमि है जिस पर प्रतिवर्ष कृषि नहीं की जाती है। मतलब प्रतिवर्ष कृषि नहीं की जाती है, यह 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ दी जाती है जिसमें मृदा उपजाऊ बन सके। ठीक है, इसमें इस खेतों में क्या होता है कि मतलब कृषि जो करते मतलब ये समझिए खेत है,
तो इस वर्ष अगर एक वर्ष खेत किए, एक वर्ष मतलब कृषि किए, तो दूसरे वर्ष कृषि नहीं करते, ठीक है, मतलब दूसरे वर्ष इसमें उत्पादन नहीं करते हैं, ठीक है, और फिर तीसरे वर्ष करते हैं। और आपका चौथा था अन्य प्रति, इसके बारे में नहीं लिखे हैं, इसके लिए सॉरी। अगला है आपका कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, मतलब कृषि का योग्य है लेकिन यह व्यर्थ भूमि है, ठीक है। तो वह भूमि जो पिछले 5 या 5 से अधिक वर्षों तक अधिक समय तक पड़ती या कृषि रहती है, मतलब कि मतलब 5 वर्ष से, ठीक है, 5 वर्ष से पड़ता, मतलब पड़ती मतलब होता है पड़ता, मतलब पड़ता नहीं बोलता है कि पड़ता ही छोड़ देते हैं, मतलब इस पर उगाई मतलब फसल जो होता है वह उगाई नहीं होता है, ठीक है। तो अगले, तो आपको यहाँ लिखा हुआ है वह भूमि जो पिछले 5 या 5 वर्ष से अधिक वर्षों तक या अधिक समय तक पड़ती या कृषि रहती है, मतलब कृषि रहती है, भूमि उद्धार तकनीक द्वारा इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जाता है, उसे ही कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहा जाता है। मतलब पहले क्या था, पहले यह कृषि का जो क्षेत्र था वह व्यर्थ क्षेत्र था, ठीक है, व्यर्थ क्षेत्र था, मतलब 5 वर्ष से कोई बंजर जमीन रहेगा तो वह व्यर्थ क्षेत्र कहलाएगा। और जब इसको आधुनिक तकनीक के माध्यम से इसको मतलब कृषि योग्य क्षेत्र बना दिया जाता है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या कहा जाता है, कहा जाता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग इन चारों के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब है सस्य गहनता। क्या है? सस्य गहनता। तो चलिए सस्य गहनता को समझते हैं। तो सस्य गहनता किसे कहते हैं, उसे प्रभावित करने वाले कारकों को लिखे, ठीक है। तो लिखेंगे कि एक भूमि के टुकड़े में वर्ष में एक से अधिक फसल उत्पादन करना ही सस्य गहनता कहलाता है, ठीक है। अब समझिए कि यह एक खेत है, ठीक है, यह एक खेत है, इसमें जैसे इतना दूर के क्षेत्र में आलू लगा दिए, इतना दूर के क्षेत्र में मक्का लगा दिए, इतना दूर के क्षेत्र में कपास लगा दिए, ठीक है। इसमें आलू है, इसमें मक्का है, इसमें कपास है, ठीक है। तो इसी को सस्य गहनता कहते हैं। मतलब एक ही खेतों में, मतलब एक ही भूमि के टुकड़े में वर्ष से एक से अधिक फसलों का उत्पादन करना ही, सॉरी यहाँ पर आप लोग को गलती बता दी, ठीक है, यहाँ पर पहले इसको समझिए। एक भूमि के टुकड़े में वर्ष में एक से अधिक फसलों का उत्पादन, मतलब समझिए कि यह एक खेत है, तो इस खेत में एक साल के अंदर, मतलब एक साल के अंदर, जैसे इस साल अगर हम आलू लगा दिए, ठीक है, तो अगले साल क्या करेंगे कि अगले साल इसमें मक्का लगा देंगे। क्या करेंगे? अगले साल इसमें मक्का लगा देंगे, ठीक है, अगले साल इसमें मक्का लगा दिए, ठीक है। फिर इस बार मक्का लगाए तो अगले साल अब क्या करेंगे, फिर आलू लगा देंगे। मतलब एक ही खेत है और एक साल के अंदर हम 2-3 फसल को अदल बदल कर लगाएंगे, तो उसी को सस्य गहनता कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है एक ही भूमि के टुकड़े में वर्ष में एक से अधिक फसलों का उत्पादन करना ही सस्य गहनता कहलाता है, ठीक है। तो सस्य गहनता बराबर होता है कुल बोया गया क्षेत्र बटा शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ठीक है, मतलब कुल बोया गया क्षेत्र बटा शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुना 100, यही होता है सस्य गहनता, ठीक है। तो सस्य गहनता की दृष्टि से पंजाब भारत का सबसे अग्रणीय राज्य है। पंजाब जो है सस्य गहनता की दृष्टि से पंजाब भारत का सबसे अग्रणीय राज्य है। तो उम्मीद है कि आप लोग सस्य गहनता को अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला है आपका प्रभावित, क्या है, प्रभावित करने वाले कारक। मतलब पूछा था इसमें कि सस्य गहनता क्या और इनके प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। तो अब प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं कौन कौन से। तो सस्य गहनता को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। तो पहला है सिंचाई, उत्तम बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण, ठीक है। तो सिंचाई मतलब क्या होता है कि पानी जो हम लोग खेतों में डालते हैं तो उसी को सिंचाई कहते हैं, ठीक है। उत्तम बीज मतलब अच्छा वाला बीज रहना चाहिए, उर्वरक अच्छा रहना चाहिए, कीटनाशक और यांत्रिकीकरण, ठीक है। तो अब क्या समझेंगे, तो ये सभी जो हैं यह सॉरी 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ चलिए, तो सस्य गहनता को ये सभी क्या करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, आगे है आपका वर्ष पोषित भूमि। क्या है? वर्ष पोषित भूमि। वर्षा पोषित भूमि क्या है? वर्षा पोषित भूमि। इसको समझते हैं। जब फसल केवल वर्षा द्वारा प्राप्त नमी के
द्वारा मतलब आधार पर पैदा की जाती है तब इसे वर्षा पोषित या वर्षाधीन कृषि कहते हैं। तो वर्षा पोषित भूमि किसको कहते हैं? जब फसल केवल वर्षा द्वारा प्राप्त नमी के आधार पर पैदा की जाती है तब इसे वर्षा पोषित या वर्षाधीन कृषि कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? मतलब कि मतलब समझिए कि यह खेत है, इसमें वर्षा हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ? वर्षा हुआ, इसमें वर्षा हुआ। ठीक है, तो इस वर्षा में जितना खेत में नमी आया तो इसमें अगर हम उत्पादन किए तो इसी को कहते हैं वर्षा पोषित भूमि। क्या कहते हैं? वर्षा पोषित भूमि। यह दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है शुष्क भूमि कृषि और दूसरा होता है आर्द्र भूमि कृषि। ठीक है, तो पहला क्या है? शुष्क भूमि कृषि और दूसरा है आर्द्र भूमि कृषि। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं कि शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि क्या है। तो देखिए, शुष्क भूमि कृषि को समझने के लिए 75% से कम, क्या है? 75% से कम वर्षा वाले क्षेत्र को में होने वाले वृद्धि को शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। मतलब कि समझिए कि इस खेत में 75% से कम वर्षा हुआ। ठीक है, 75% से कम वर्षा हुआ तो यह क्या हो गया? इसमें जो वृद्धि होगा उसको क्या कहेंगे? शुष्क भूमि। क्या कहेंगे? शुष्क भूमि। और आर्द्र भूमि किसको कहेंगे? आर्द्र भूमि कृषि। 75% से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाले कृषि को आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। मतलब 75% से कम वर्षा होने वाले क्षेत्र को शुष्क भूमि और 75% से अधिक वर्षा होने वाले क्षेत्र में होने वाली कृषि को आर्द्र भूमि कृषि कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि समझ गए होंगे। ठीक है, आगे आपका है शुष्क भूमि कृषि की विशेषताएं एवं उपाय। क्या है? शुष्क भूमि कृषि की विशेषताएं एवं उपाय। तो पहला है वर्षा जल को संरक्षित करने की विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि शुष्क समय में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किया जा सके। यहाँ तक समझ गए कि वर्षा जल को संरक्षित करने की विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि शुष्क समय में उसका प्रयोग किया जा सके। ठीक है, और दूसरा है आवश्यकताओं से अधिक जल को भूमिगत जल में पुनः भरण के लिए संरक्षित रखा जाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब तीसरा है, उसी में तीसरा है क्या है? शुष्कता के कारण यहाँ की मिट्टी में हाइमस की मात्रा बहुत कम हो जाती है। ठीक है, कम होती है। मतलब शुष्कता के कारण यहाँ की मिट्टी में हाइमस क्या होता है? हाइमस की मात्रा जो होता है वो कम हो जाती है। ठीक है, और शुष्कता के कारण मिट्टी की ऊपरी परत का वायु द्वारा कटाव होता है। मतलब वायु द्वारा क्या होता है? मतलब ये समझिए कि एक खेत है तो इसकी ऊपरी परत का कटाव हो जाता है, इतना दूर की परत को। ठीक है, कटाव हो जाता है। 5 नंबर में है कृषि के द्वारा यहाँ आय कम प्राप्त होती है जिसकी क्षतिपूर्ति पशुपालन द्वारा की जाती है। अब जनसंख्या वृद्धि के दबाव के कारण यहाँ के चारागाहों क्या है? चारागाहों खेतों में बदला जा रहा है। ठीक है, बदला जा रहा है। चूंकि गरीब किसान को शुष्क भूमि कृषि दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं, इसीलिए गरीबी किसानों के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा भी अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही है। ठीक है, तो सरकार के द्वारा गरीब किसानों के लिए अनेक योजना बनाई जा रही है। तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, पार्ट 1, और अगले वीडियो में पार्ट 2 को देखेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।